हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्रेट टेलर बेचारे उस कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन स्टाफ को चुरा चुका था और ड्रैगन स्टाफ के आ जाने के बाद वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझ बैठा था कि वो एंसेस्टर को ललकारने लगा था। अब कोई भला एंसेस्टर को याद करे और एंसेस्टर ना आए, भला ऐसा हो सकता है? इसलिए एंसेस्टर उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के अंदर एक गोड लेवल की एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर ही बेचारे ग्रेट टेलर की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे एंसेस्टर से कुछ कह पाता उससे पहले एंसेस्टर अपने गोड लेवल की ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने घुटनों पे ला चुके थे, जिसके चलते तो बेचारा ग्रेट टेलर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो अपनी मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाने लगा था। जो देखकर एंसेस्टर कोल्टून में उससे कहते हैं कि बुलाओ अपने मास्टर को, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मास्टर को भी मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन एंसेस्टर के ऐसा कहते ही उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा इमॉर्टल सोल हॉल पैलेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें यूपिंग माउंटेन्स के नीचे मौजूद कोल्ड पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर हिंजी अभी तक भी अपने मास्टर के एंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते वहाँ के पानी में काफी ज्यादा हलचल हो रही थी। यानी कि ज़ॉम्बी लॉर्ड धीरे धीरे वहाँ पे अपनी पावर्स को वापस पा रहा था। इसी बीच हिंजी जो कि उसे वहाँ पे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, उसे खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली ज़ू यंग ने 70 एलएम के इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर ही दिया। कितने अफसोस की बात है, मैं अपने जिस चेले को इतने बरसों से ट्रेन करते हुए आ रहा था, वो बेचारा ज़ू यंग के हाथों से एक ही झटके में मारा गया। और ये कहकर हिंजी अचानक से सीरियस होकर ज़ू को याद करते हुए कहता है, ज़ू यंग, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा मैंने सोचा था तुम्हारा मुकाबला करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर कोई बात नहीं, तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे, तुम्हें हराने में और तुम्हारे एटीट्यूड को तोड़ने में भी मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा से वहाँ पे 70 एलएम के इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंसेस्टर की और प्रेशर की वजह से इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जहाँ पे ग्रेट टेलर तो मारा जा चुका था। लेकिन इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का लीडर अभी तक भी जिंदा था, जो कि वहाँ पे अपने इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की ऐसी हालत देखकर रोते हुए कहता है, ये मेरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के साथ क्या हो गया। और ये कहते कहते जब उसकी नजर वहाँ पे खड़े हुए एंसेस्टर के ऊपर पड़ती है, तो वो अपना पूरा दम लगाकर एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं अपने ग्रेट टेलर की तरह नहीं हूँ, मैं तो पूरी ईमानदारी से आपका साथ दे रहा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, बेशक आप किसी से भी पूछ ले, लेकिन मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं तो अपने इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को भी आपके खिलाफ नहीं जाने देने वाला था। इवन यहाँ पे भी मैं अपने ग्रेट टेलर को उसके गलत इरादों में रोकने के लिए यहाँ पे आया था। उस लीडर की ये बात सुनकर एंसेस्टर अपने सभी डिसेबल्स के साथ आगे बढ़ते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं, तुम बस एक पपेट हो जिसे कंट्रोल किया जा रहा था, तुम क्या सोचते हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंसेस्टर की ये बात सुनकर उस लीडर को थोड़ी खुशी महसूस होती है, इसलिए वो एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज आप मुझे हवा का एक झोंका समझिए, जो कि आके गुजर गया। प्लीज आप एक बार फिर से अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे माफ करके यहाँ से जाने दीजिए। जिस पे एंसेस्टर कोल्टून में उससे कहते हैं कि वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा था। एंसेस्टर की ये बात सुनकर वो लीडर अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए एंसेस्टर से कहता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी सफाई देते हुए बताना चाहता हूँ कि वो सब मैं खुद से नहीं कर रहा था, बल्कि वो सब मुझसे करवाया जा रहा था। जो कोई भी मुझे कंट्रोल कर रहा था, उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब पावर्स मौजूद है। उसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि कब मेरा इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस पूरी तरह से उसके चुंगल में फंस गया, और हमारे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा बुरे काम करवाए, जिसके नतीजे में आज हमारा इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और ये कहकर अब वो वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर चुका था। जो देखकर ली चैंग गुस्से से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि अब ये रोना धोना छोड़ और ये बता कि सबके पीछे था कौन है। ली चैंग की ये बात सुनकर लीडर भी वहाँ पे घबरा कर जवाब देते हुए बताता है कि सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक कल्टीवेटर को मैं जरूर से जानता हूँ, जिसे यंची कहते हैं। यंची वही पर्सन है जो कि ज़ॉम्बी लॉर्ड को आदेश दे रहा था। ये सबको यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उसे वो दोनों मिलकर सर अंजाम दे रहे थे। वहीं यंची का नाम सुनकर लिंगू परेशान होते हुए कहता है, ऐसा कोई नाम तो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना। जबकि सामने की तरफ बढ़ने को ऐसा तजो से कहता है, बॉस जब हमें उस पर्सन का नाम पता चल ही गया है तो चलिए मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अभी तक तो यंची को कुछ भी पता नहीं होगा, तो ये हमारे पास उसे पकड़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। बनने करो की ये बात सुनकर एंसेस्टर भी कोर्टून में उससे कहते हैं तो चलो फिर। एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इवन मिस चू तो खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लगी थी, जबकि बाकी सभी भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे अब भाई का असली मजा। लेकिन एंसेस्टर उनकी खुशियों के ऊपर पानी फेरते हुए कहते हैं कि टैलेंट सेक्ट में वापस चलो। एंसेस्टर की ये बात सुनकर उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं वापस टैलेंट सेक्ट, जिसमें एंसेस्टर मुस्कुराकर जवाब देते हुए उन सभी से कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को टैलेंट सेक्ट में वापस गए हुए काफी समय हो गया, तो अब समय है वापस चलने का। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ से वापस टैलेंट सेक्ट में जाने के लिए मुड़ जाते हैं, जहाँ पे वापस जाने के लिए बाकी सभी डिसेबल्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। जबकि निंगयू वहाँ पे उन सभी को काउंट करके खर्चे का अंदाजा लगा रही थी कि वापस टैलेंट सेक्ट में जाने के लिए उन सभी को शिप का कितना रेंट देना होगा। वो सभी को गिनने के बाद थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, मुझे लगता है इस बार हमें शिप के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब की बार हमारे पास काफी पैसे मौजूद है,
जिसपे बर्निक्रो उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, अरे शिप रेंट पे क्यों लेनी है, बॉस के पास तो अपनी शिप थी ना, याद करो शिप नंबर 508। जिसपे ल्यूजियन धीमे लहजे में उससे कहता है कि अपना मुंह बंद कर, क्या तुम भूल गए कि पास्ट में क्या हुआ था। इमॉर्टल मास्टर ल्यूजियन उस शिप को चुरा कर चले गए थे और उसके साथ साथ हमारे टैलेंट सेट का टायर हाउस भी खाली कर गए थे। ल्यूजियन की ये सारी बातें सुनकर ऐसा तजू को वहाँ पे एक बार फिर से अपने इमॉर्टल मास्टर ल्यूजियन के ऊपर गुस्सा आने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इमॉर्टल टैलेंट सेट देखने को मिलता है जहाँ पे ऐसा तजू के बाकी सभी डिसेबल्स मिलकर कोई फुटबॉल गेम खेल रहे थे और तभी पीलू वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कमाल का गोल करता है, जो देखकर रिनजुई और लिंगर दोनों स्कोर बोर्ड पे पीलू की टीम का स्कोर चेंज कर देती है, जो देखकर स्नोगर्ल पीलू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये पीलू तो दिन ब दिन इस सॉकर गेम में एक्सपर्ट बनता जा रहा है। जिसपे बेचारा पीलू शर्माते हुए कहता है, अरे ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। जिसपे जेन भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, नहीं स्नोगर्ल बिल्कुल ठीक कह रही है, आप वाकई काफी अच्छा खेल लेते हो, आपके मुकाबले में तो मैं सबसे बेकार खिलाड़ी हूँ क्योंकि अपनी टेल के बगैर मैं कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी सिर्फ टेल के लिए ही बनी है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फैंक की टीम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही थी क्योंकि सामने की तरफ मौजूद पीलू लगातार गोल पे गोल करते जा रहा था, जिसके चलते अब फैंक की टीम हारने के कगार पे थी। इसलिए किंगजुई आगे बढ़ती हुई गुस्से से कहती है कि भले ये एक फ्रेंडली मैच है लेकिन मैं इतनी आसानी के साथ उन लोगों को नहीं जीतने देने वाली। और ये कहकर वो नए प्लान के मुताबिक लीना को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है और पीछे की तरफ मौजूद अब फैंक अकेले ही वहाँ पे फुटबॉल की रक्षा कर रहा था, जो देखकर पीलू की पूरी टीम उससे फुटबॉल लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन फैंक उन्हें वो फुटबॉल लेने ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब जन किसी तरह से फुटबॉल को लेने में कामयाब हो जाता है तो तब बारी आती है वहाँ पे लीना की, जो कि अपने पॉइजनस फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाल को ऊपर हवा में उड़ाकर खुद उसके ऊपर आके खड़ी हो गई थी, जो देखकर अभी लीना खुश हो ही रही थी कि तभी स्नोगर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे फुटबॉल छीन लेती है। पर किंगजुई तो वहाँ पे इसी मौके के इंतजार में थी। जैसे स्नोगर्ल के पास फुटबॉल आती है तो किंगजुई आगे बढ़ते हुए जल्दी से उसे किक मार देती है, जिसके चलते फुटबॉल एक बार फिर से फैंक के हाथों में आ गई थी। लेकिन फैंक का मुकाबला करने के लिए ऑलरेडी पीलू भी वहाँ पे मौजूद था, इसलिए जैसे ही वो दोनों फुटबॉल को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो दोनों ही फुटबॉल को हिट कर देते हैं, जिसके चलते फुटबॉल हवा में उड़ते हुए काफी ऊपर चली जाती है। और जैसे सभी की नजरें वहाँ पे उस बॉल की तरफ जाती है तो उन्हें वहाँ पे एक शिप दिखाई देती है और अगर उनकी वो बॉल शिप के साथ टकरा जाती तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था। इसलिए फैंक के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं, जो देखकर लीना आगे बढ़ते हुए कहती है कि घबराओ मत, इसे मैं रोकती हूँ। लेकिन लीना वहाँ पे कुछ कर पाती उससे पहले ही सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो बॉल शिप के करीब जाती है तो वो बॉल खुद ब खुद ही रुक जाती है और उल्टा वो बॉल वहाँ पे इतनी तेज रफ्तार के साथ वापस आती है कि पूरा का पूरा गोल बोर्ड ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो सभी का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। जबकि फैंक वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कितना ज्यादा कमाल का गोल था। और ये कहकर जब वो सभी लोग ऊपर शिप की तरफ देखते हैं तो उन सभी लोगों को वहाँ पे ऐसा तजु अपने सभी डिसेबल्स के साथ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तो वहाँ पे किंगजुई के साथ साथ बाकी सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो सभी एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, फाइनली मास्टर वापस आ गए। जबकि फैंक तो वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह चलते हुए ऐसा तजु से कह रहा था, मास्टर इधर देखिए, मैंने जाने कब से आपका इंतजार कर रहा था, आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। जबकि लिंगू वहाँ पे ये सब देखकर थोड़ा इमोशनल होते हुए अपने मन में कहता है, ये सभी लोग तो मुझे अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के भाइयों की याद दिला रहे हैं। ये देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वाकई ऐसा तजु टैलेंट सेट को वापस से बनाने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि लिंगू ये सब कह तो अपने मन में रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बर्निक्रो उसके मन की बातें सुन पा रहा था। इसलिए बर्निक्रो उन्हें बाकी सभी के बारे में बताते हुए कहता है, ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जिनकी अगर ऐसा तजु ने सही समय पर मदद ना की होती तो अब तक ये सभी लोग मारे जा चुके होते। तभी उस बुढ़ाऊ मास्टर की सौ भी बाहर निकलते हुए कहती है, कितना कमाल का नजारा है, मैं एक साथ ही टैलेंट सेट की दो जनरेशन को देख पा रहा हूँ, इससे बड़ा ज्यादा खुशकिस्मती की बात क्या ही होगी। उन लोगों की ये बातें सुनकर ऐसा तजु भी मुस्कुराने लगे थे और इन सारी बातों के दौरान ही फ्लाइंग शिप भी वहाँ पे नीचे की तरफ लैंड हो जाती है। और जैसे ऐसा तजु फ्लाइंग बोर्ड से नीचे आते हैं तो फैंक जल्दी से भागकर ऐसा तजु की तरफ जाते हुए उनसे कहता है, मास्टर आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। और ये कहकर वो वहाँ पे ऐसा तजु को हक कर पाता उससे पहले ऐसा तजु अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे उड़ाकर पीछे की तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसा तजु ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो फैंक को ना रोकते तो फैंक पक्का जाकर उनसे चिपकने वाला था। जबकि बर्निक्रो सामने की तरफ उन सभी को देखते हुए कहता है, हमने तुम सभी को बहुत ज्यादा मिस किया। जिसपे रिनजुई ऐसा तजु को देखकर थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हमने भी आप सभी को बहुत ज्यादा मिस किया। अब ये क्यों शर्मा रही है ये तो ऐसा तजु यानी या फिर यही जाने। जबकि लिंगर ऐसा तजु के साथ नए चेहरों को देखकर ऐसा तजु से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर क्या आप अपने साथ नए डिसेबल्स को भी लाए हैं। जिसपे ऐसा तजु ली चेंग लिंगू और उस बुढ़ाऊ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताते हैं कि हाँ ये तीनों एंशिएंट टैलेंट सेट से बिलोंग करते हैं। जो जानकर स्नोगर्ल एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओ तो इसका मतलब है कि हमारी एंशिएंट टैलेंट सेट की टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखना अगले सॉकर मैच में हमारी एंशिएंट टैलेंट सेट की टीम ही जीतेगी। जिसपे वो बुढ़ाऊ मास्टर उदास होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के चलते मैं सॉकर मैच नहीं खेल सकता। काश मेरे पास भी रियल बॉडी होती तो मैं भी तुम लोगों को साथ दे पाता। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ मास्टर अपना पूरा दम लगाकर अपना ड्रामा कर रहा था ताकि ऐसा तजु उसके ऊपर रहम दिखाते हुए उसे नई बॉडी दे दे। लेकिन हम देखते हैं कि उस बुढ़ाऊ की बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो सभी लोग ऐसा तजु को लेकर मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगे
चुके थे, जहाँ मेंशन के अंदर जाते हुए तजू रिंजुई से सवाल करते हुए पूछते हैं, हमारे टैलेंट सेट में सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर रिंजुई मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, आप पहले एक बार मेरे साथ टायर हाउस में चलिए। और ये कहकर रिंजुई तजू को सबसे पहले टायर हाउस में ले जाते हुए कहती है कि आप सभी के जाने के बाद यूनचियो अपने टीएस का इस्तेमाल करते हुए हमारे टैलेंट सेट के लिए टीएस को इकट्ठा करता रहा और उसी का नतीजा अब आपके सामने है। और ये कहकर रिंजुई जब टायर हाउस का गेट ओपन करती है तो वो टायर हाउस पूरी तरह से भरा हुआ था, जो देखकर तजू मुस्कुराते हुए यूनचियो की तरफ ही देखते हैं, जो देखकर यूनचियो भी बेचारा वहाँ पे थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा था कि टैलेंट सेट का टायर हाउस खाली बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने ये सब किया। यूनचियो की ये बात सुनकर तजू अपने पास मौजूद सारे टायर्स को बाहर निकालकर वहाँ पे रखते हुए उससे कहते हैं, लेकिन आज के बाद से तुम्हें और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। और ऐसा तजू के इतना कहने तक तो ऐसा तजू उस टायर हाउस को पूरी तरह से भर चुके थे, जो देखकर लिंगजू अपने जूनियर ब्रदर की तारीफ करते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम में और मास्टर में कितना ज्यादा अंतर है। तुम हमेशा टायर हाउस को भरने में लगे रहते हो, तो वहीं मास्टर जूजियन टायर हाउस को खाली करने में लगे रहते हैं। अब एक बार फिर से मास्टर जूजियन का नाम सुनकर ऐसा तजू गुस्सा होते हुए अब की बार गोल टोन में कहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये कहकर ऐसा तजू टायर हाउस का गेट बंद करने के बाद उसके ऊपर एक सील लगाते हुए कहते हैं कि मोटल मास्टर जूजियन की एंट्री यहाँ पे बंद है। जो देखकर लिंगजू एक बार फिर से तजू की तारीफ करते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, ये तुमने बहुत अच्छा किया, वरना तो मोटल मास्टर जूजियन एक बार फिर से हमारे सारे टेस्ट चुरा लेते। जबकि साथ ही मौजूद रिंजुई भी मुस्कुराते हुए तजू से कहती है, यहाँ पे सिर्फ यूनचियो ही हमारी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि ज़ोलियो भी हमारी मदद करते हुए गार्डन में काफी अच्छी टी उगा चुका है। मेरे ख्याल से सेटर आपको एक बार वो चाय ट्राई करनी चाहिए, क्या कहते हैं? जिस पर तजू भी मुस्कुराने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें टैलेंट सेट के गार्डन एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तजू हेल गोड वाले सिंहासन के ऊपर विराजमान हो चुके थे और निंगयू उन्हें वहाँ पे चाय सर्व कर रही थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उनके बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बैठते हुए उस कमाल की चाय का मजा उठा रहे थे। जबकि इस बीच बातों के दौरान लिंगू, यूनचियो और बाकी सभी को सब कुछ बता चुका था कि टैलेंट सेट के ऊपर अटैक के पीछे किसी और एलम के लोगों का हाथ था। कभी मैं सोचूं हमारा टैलेंट सेट इतनी आसानी से हार कैसे गया। ये सुनकर ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट जैसा दूसरा कोई भी सेट नहीं है। हमारा एंशिएंट टैलेंट सेट ही सबसे महान और ग्रेट सेट है। वो तो काफी सारे एलम्स ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया था, तब हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अगर वो लोग एक एक करके हमारे ऊपर अटैक करते तो मैं इजिली उन सभी को खत्म कर देता, लेकिन इससे आगे ली चेंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले तजू वहाँ पे कोल्टून में उन सभी को बताते हैं, उन सभी रेलम्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाए थे, बल्कि उन सभी को तो पता भी नहीं था कि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं। उन सभी लोगों को कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स कंट्रोल कर रही थी। और कमाल की बात तो यह है कि उन लोगों को पता भी नहीं था कि कोई उन सभी को कंट्रोल करते हुए उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। यानी कि जिन लोगों को तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, असल में तो वो हमारे दुश्मन है ही नहीं। हमारा दुश्मन कोई और है जो कि अभी तक भी छुपा हुआ है, लेकिन वो जो कोई भी है काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ यूनिवर्स के हर एक रियलम को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, जो कि लोगों को पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा है। और यही उसकी कमाल की बात है कि लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि वो किसी के कंट्रोल में है। ऐसा तजू की ये बात सुनकर निंगयू भी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक पर्सन कौन होगा जो सिर्फ अपने एक ही हाथ के साथ यूनिवर्स के सभी रियलम्स को कंट्रोल कर सकता है, वो भी उन सभी लोगों को पता लगे बगैर। वो जो कोई भी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हम लोगों को उसका मुकाबला करने के लिए पहले से ही खुद को तैयार करना होगा। निंगयू की ये सारी बातें सुनकर ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि वो जो कोई भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली चेंग की ये बात सुनकर ऐसा तजू उसे वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए बताते हैं कि अभी वो हमारे सामने नहीं आने वाला। ऐसा तजू की ये बात सुनकर किंगजुई भी अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है, अगर इस सारी सिचुएशन को देखा जाए तो सारी कड़ी ज़ोंबी लॉर्ड के साथ ही जाकर जुड़ रही हैं। अगर हम लोगों को इस सब के पीछे मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाना है तो उससे पहले हमें ज़ोंबी लॉर्ड के पीछे मौजूद पर्सन के बारे में पता लगाना होगा। उससे ही हम लोगों को आगे की सिचुएशन के बारे में कुछ पता चल सकता है। इवन मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि हो सकता है वो लोग हमारे टैलेंट सेट के ऊपर नजर रख रहे हों। जिस पे लियू जिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि फिक्र मत करो, टैलेंट सेट की रक्षा मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं उन सभी को मिट्टी में मिला दूंगा। तो कुल मिलाकर मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि टैलेंट सेट महफूज है। जिस पे चाओ फेंग भी अपना गुस्सा टेबल के ऊपर निकालते हुए कहती है, इस बार मैं हमारे टैलेंट सेट को कुछ भी नहीं होने देने वाली, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जानी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। जिस पे वो बड़ू मास्टर खड़ा होकर अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम सभी लोगों को ये जज्बा कितना ज्यादा कमाल का है। काश मैं भी तुम लोगों का साथ दे पाता और तुम सभी लोगों की ही तरह अपने टैलेंट सेट की रक्षा कर पाता, पर अफसोस मैं सिर्फ एक सोल हूँ और मेरे पास रियल बॉडी भी नहीं है, जिसके चलते मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। असल में वो बड़ू मास्टर ये सारा ड्रामा इसलिए कर रहा था ताकि ऐसा तजू उसे रियल बॉडी दे दे। खैर उस बुढ़ाऊ की सारी बातें सुनकर ऐसा तजू अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को एक हल्का सा झटका देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास की 5 एलिमेंटल एनर्जी एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगी थी और देखते ही देखते वो एनर्जी एक बॉडी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर वो बुढ़ाऊ मास्टर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, शुक्रिया मास्टर, आपने मुझे एक नई बॉडी दे दी। लेकिन वो बुढ़ाऊ इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ऐसा तजू उस बॉडी के अंदर एक सोल भी डाल देते हैं और ये सोल किसी और की नहीं बल्कि लिंग हान की
थी, जिसे देखकर वो बुढ़ाऊ मास्टर भी चौंकते हुए कहता है ये तो लिंगहान है। जबकि एसएटजू भी उसे सबको समझाते हुए बस कोल्टून में इतना ही कहती है, लिंगहान तुम्हारा नए टियान सेक्ट में स्वागत है, आज से यही तुम्हारा नया कार है। जबकि वो बुढ़ाऊ मास्टर ये सब देखकर परेशान होते हुए कहता है क्या लिंगहान के पास भी एक रियल बॉडी आ गई, बस मैं ही रह गया। और ये कहकर वो वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए एसएटजू से कहता है एसिस्टर प्लीज मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। उस बुढ़ाऊ मास्टर की ये बात सुनकर एसएटजू दोबारा से वहाँ पे अपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते उस बुढ़ाऊ को भी 5 एलिमेंटल एनर्जी चारों तरफ से घेर देती है। और देखते ही देखते वो बुढ़ाऊ भी अपनी ट्रू बॉडी को वापस पा चुका था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ अपनी बॉडी को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कितनी ज्यादा कमाल की बॉडी है, इससे निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी उफ मजा ही आ गया। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ एसएटजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है थैंक यू एसिस्टर, ये बॉडी तो मेरी पहले वाली बॉडी से भी ज्यादा कमाल की है। जिसपे एसएटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जितनी हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी है तुम्हें उससे दुगनी चाय यहाँ पे उगानी होगी। जब तक तुम वो चाय उगा नहीं लेते तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। जिसपे वो बुढ़ाऊ मास्टर चिल्लाते हुए एसएटजू से कहता है ये तो नाइंसाफी है, आप लिंगहान को अपने साथ ले जा रहे हो, उसे भी मेरी मदद करने के लिए मेरे पास छोड़िए। लेकिन एसएटजू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ से जाने लगे थे, जिन्हें जाते हुए देखकर स्नो गर्ल मुस्कुराते हुए उस बुढ़ाऊ मास्टर से कहती है चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि ये सब कैसे करना है। स्नो गर्ल की ये बात सुनकर तो बेचारे बुढ़ाऊ मास्टर को वहाँ पे चक्कर आ जाते हैं। जबकि एसएटजू सामने की तरफ मौजूद अपने सभी डिसेबल से कोल्टून में कहते हैं चलो अब हम लोगों को वापस से 7th एलम के अंदर जाना होगा, ताकि हम लोग ज़ॉम्बी लॉर्ड के पीछे मौजूद उस पर्सन के बारे में भी पता लगा सके। यिनची मैं आ रहा हूँ। और एसएटजू के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।